जब आप अपनी ऑडियंस को बोलते हो मैंने 1 लाख कमाया, अगर कोई भी बंदा ये बात सुनेगा तो उसका खून खौल उठेगा। डकी ने किया क्या था और डकी अरेस्ट हुआ क्यों? अरेस्ट होने से पहले डकी क्या कर रहा था? पाकिस्तान का कानून क्लियर है। एनसीसीआई ऑफिस में उसके साथ क्या हुआ? एफआईआर में नाम किसका है? क्या डकी रियल में एक हीरो है? पीका एक्ट सेक्शन जब मांगे 90 लाख थे तो 4 करोड़ कहाँ से निकला? सरफराज चौधरी ने उसको मारा, सरफराज चौधरी ने उसको गालियाँ दी, कैसे उसकी वाइफ के केस ना करने के 60 लाख उससे मांगे गए। बैटिंग ऐप को प्रमोट करना, अगर ऑफिसर ने पैसे खा लिए थे तो वो रिकॉर्ड पर कैसे आ गए? डकी को विक्टिम बनाना एक तमाशा है कि पहले सरफराज चौधरी हॉट टॉपिक था, डकी के खिलाफ कंप्लेंट किसने करी? PSL क्रिकेट। अगर डकी को आम आदमी होता वहाँ पे तो फिर उसके साथ क्या होता? तो पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे हर जगह, हर इंस्टाग्राम की फीड पे, हर टिकटॉक की डकी एक तरफ डकी की वीडियो है जो उसने 50 मिनट की बनाई रोते हुए और बता रहा था कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, और दूसरी तरफ एनसीसीआई के ऑफिसर्स जो अपने ओहदे से हटा दिए गए हैं और अभी उन पे केस चार्जेस हैं और केस उन पे चल रहा है, और तीसरी तरफ है आम ऑडियंस जो फैंस हैं डकी के, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि क्या डकी रियल में एक हीरो है या एक विक्टिम है, या ये सब एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। आज हम सिर्फ डकी की बात नहीं करेंगे, ना कि डकी जो रोया, ना हम उसके रोने की बात करेंगे, ना ही हम बात करेंगे उन ऑफिसर्स की जिन्होंने करप्शन करी। हम बात करेंगे उस बिग ब्रदर की, उस हिपोक्रेसी की जो इस सारे केस के सिलसिले में हमारे सामने आई है। आज हम बात करते हैं डकी की उस 50 मिनट की वीडियो के बारे में जिसमें जो कुछ डाट्स जो हैं जो उस वीडियो में मिसिंग है, जैसे कि एफआईआर में नाम किसका है, वो यूएसडीटी जो डकी बता रहा है 3,26,000 समथिंग, वो कहाँ गई? सबसे मेन क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो ये है कि अगर डकी की जगह एक आम आदमी होता वहाँ पे तो फिर उसके साथ क्या होता? वीडियो एंड तक आप देखें। इस वीडियो में आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उस नैरेटिव की जो हर जगह पे चल रहा है, जैसे कि डकी ने वीडियो बनाई 50 मिनट की, उसमें बताया उसने कैसे एनसीसीआई ऑफिस में उसके साथ क्या हुआ, उसे कैसे मेंटली टॉर्चर किया गया, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, उसे अब्यूज़ किया गया। और स्पेसिफिकली डकी ने बताया कि शुएब रियाज जो डिप्टी डायरेक्टर IOB हैं, उन्होंने कैसे डकी के बाइनेंस वॉलेट से 3,26,000 USDT ज़बरदस्ती अपने बाइनेंस वॉलेट में ट्रांसफ़र करवाया। उसके बाद डकी ने ये बताया कैसे उसकी वाइफ पे केस ना करने के 60 लाख उससे मांगे गए और जो डकी की फैमिली ने दिए, और उसके बाद 30 लाख डकी को एनसीसीआई ऑफिस से जुडिशल करके जेल में भेजने के लिए अलग से मांगे गए। अगर कोई भी बंदा ये बात सुनेगा तो उसका खून खौल उठेगा। ऑफिसर का काम होता है आपको प्रोटेक्ट करना, ना कि आपको लूटना। इस पॉइंट पे अगर हम बात करें जो डकी के साथ एनसीसीआई ऑफिस में हुआ, उसे मारा गया, उसके साथ अब्यूज़ हुआ, उसको मेंटली टॉर्चर किया गया, इस बात पर हम डकी के कम्प्लीटली साथ हैं। जो एनसीसीआई ऑफिसर्स ने किया ये बिल्कुल गलत था, ऐसा बिल्कुल नहीं उन्हें करना चाहिए था। इस बात को मैं कम्प्लीटली कंडेम करता हूँ। सरफराज चौधरी की अगर बात करें, उसने और उसकी टीम ने जो किया वो कम्प्लीटली गलत है। इस वजह से उन पर अभी केस चल रहा है और वो अभी जेल में है, जो कि सही है। अगर कोई भी बंदा इनोसेंट है या क्रिमिनल है तो उस पे ऐसा टॉर्चर वगैरह अब्यूज़ करना कम्प्लीटली गलत है। वो चाहे नॉर्मल इंसान हो या क्रिमिनल हो, ह्यूमन राइट्स सब के लिए इक्वल होने चाहिए। लेकिन रुको ज़रा, यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। डकी ने जैसे बोला कि 3,26,000 USDT शुएब रियाज ने अपने बाइनेंस वॉलेट में ट्रांसफ़र किए, उसने वीडियो में बताया, वीडियो जाके देख सकते हैं उसके अगर आपने वीडियो नहीं देखी। ये USDT जो है ये शुएब रियाज ने अपने ज़ाती बाइनेंस वॉलेट में ट्रांसफ़र करवाया है। लेकिन अगर हम एनसीसीआई रिपोर्ट देखें, कोर्ट की हेयरिंग चेक करें तो उसमें ये USDT जो है ये डकी के खिलाफ एज ए एविडेंस यूज़ की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये USDT जो है ये डकी से रिकवर करवाई गई है। सोचने वाली बात है ये, अगर शुएब रियाज ने पैसे चोरी कर लिए थे या उसने पैसे अपने बाइनेंस वॉलेट में ले लिए थे तो वो पैसे, वो USDT जो है वो डकी के खिलाफ एज ए एविडेंस कोर्ट में क्यों यूज़ हो रहा है? अगर ऑफिसर ने पैसे खा लिए थे तो वो रिकॉर्ड पर कैसे आ गए? इसमें दो बातें हो सकती हैं। इसमें एक तो ये हो सकता है कि यहाँ डकी सच बोल रहा है और ऑफिसर ने पैसे वाकई ही लिए हों, लेकिन
पकड़े जाने के डर की वजह से उसने वो पैसे रिकवरी में शो करवा दिए। और दूसरी बात ये हो सकती है डकी अपनी ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हो कि वो पैसे उसके चोरी हो गए हैं। अब इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो मैं नहीं बता सकता कि वो पैसे डकी ने बैटिंग ऐप से कमाए थे या उसके प्रमोशन के पैसे थे या उसके अपने ज़ाती पैसे थे। जो भी था वो तो अभी केस चल रहा है, उस पर आपको एट द एंड पे पता चल जाएगा कि वो पैसे कौन से हैं, वो बैटिंग प्रमोशंस के पैसे हैं या वो डकी के ज़ाती पैसे हैं। डकी की वीडियो की अगर हम बात करें तो वीडियो में डकी ने बताया कि सरफराज चौधरी ने उसको मारा, सरफराज चौधरी ने उसको गालियां दी, सरफराज चौधरी को डकी ने नंबर 1 विलन बना दिया अपनी वीडियो में। लेकिन अगर हम अरूप जतोई जो डकी की वाइफ है उसकी FIR की बात करें तो उसमें सरफराज चौधरी का नाम जो उन्होंने FIR करवाई है उस FIR में शुएब रियाज का नाम टॉप पे है, लेकिन सरफराज चौधरी का नाम एज ए एक्सटॉर्शन वैसे हाईलाइट नहीं किया गया जैसे डकी ने पूरी वीडियो में बताया कि सरफराज चौधरी ने ये किया, सरफराज चौधरी ने वो किया। क्या सरफराज चौधरी को टारगेट करना इसलिए आसान है क्योंकि वो अभी कन्विक्टेड है, वो अभी उन पे केस चल रहा है या वो अभी जेल में है? लेकिन इसमें एक और बात है, जैसे FIR पे मेंशन है 90 लाख रुपीस लिए गए हैं एक्सटॉर्शन की मद में, 60 लाख डकी की वाइफ पे केस ना करने के और 30 लाख डकी को जुडिशल करके जेल में भेजने के लिए। लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स और अंदर की खबरों से पता चल रहा है जबकि हम बात करें रिकवरी की तो वो 4 करोड़ 25 लाख रुपए हुई है। 90 लाख और 4 करोड़ 25 लाख मैथ कुछ मैच नहीं कर रहा। जब मांगे 90 लाख थे तो 4 करोड़ कहाँ से निकल आया? क्या ये पैसे किसी और डील के हैं या क्या कुछ और भी है जो पब्लिक से छुपाया जा रहा है? डकी ने कहा करेक्शन हो रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, करेक्शन होनी चाहिए, ऑफिसर्स की हो रही है, लेकिन अगर डकी की अपनी बात करें तो क्या वो करेक्शन कर रहे हैं? अब ज़रा इमोशंस को साइड पे रख के बात करते हैं डकी की। डकी ने किया क्या था और डकी अरेस्ट हुआ क्यों? आज तो डकी विक्टिम बना हुआ है, लेकिन अरेस्ट होने से पहले डकी क्या कर रहा था? पाकिस्तान का कानून क्लियर है, पीका एक्ट सेक्शन 13, 14, 25 एंड 26, PPC 420 एंड 294B ये लॉज क्लियरली कहते हैं कि बैटिंग ऐप को प्रमोट करना, गैम्बलिंग को प्रमोट करना और लोगों को जुए में फंसाना क्लियरली जुर्म है। डकी ने एक नहीं दो नहीं अपनी मल्टीपल वीडियोस में इन ऐप्स को प्रमोट किया है। करने से पहले तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं जो कि है 1xBet, जहां पे आप स्पोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो है वो तुम लोगों को बता दूं अबाउट बाय नो मोर, जिसको आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और उसकी ऑडियंस कौन है? और 14 से 18 साल और मैक्सिमम 20-22 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो डकी की ऑडियंस है। आपकी ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं जो कि इनमेच्योर हैं। जब आप अपनी ऑडियंस को बोलते हो मैंने 1 लाख कमाया, तुम भी इस ऐप में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन में 1 लाख कमाओ, तो वो जो बच्चा है, वो जो इनमेच्योर बच्चा है, वो अपने बाप के सेफ से पैसा निकालेगा या अपने बाप के क्रेडिट कार्ड से उस ऐप पे इन्वेस्ट करेगा और जब वो उस ऐप पे इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा डूब जाता है। अपनी वीडियो में डकी बोलता है सॉरी करने से वो पैसा वापस आ जाएगा जो लोगों ने गवाया डकी के कहने पे इन ऐप्स पे, या वो घर जो इन ऐप्स पे पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से बर्बाद हुए वो ठीक हो जाएंगे। अगर तो ऐसा हो सकता है तो फिर तो सॉरी एक्सेप्टेबल है। अरेस्ट होने से पहले डकी ने अपना एक कोर्स बेचने की कोशिश करी थी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाएं तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई-कॉमर्स कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, डकी भाई AKA सादु रहमान हियर और ये है क्रिप्टो करेंसी का कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा YouTube का कोर्स। YouTube का कोर्स, शॉपिफाई का कोर्स, क्रिप्टो करेंसी का कोर्स उसने बना के बेचने की कोशिश करी, जो कि तलहा रिव्यूज़ ने कम्प्लीटली उस कोर्स को एक्सपोज कर दिया। उस कोर्स में कुछ भी नहीं था, वो कम्प्लीटली स्कैम था। मतलब ये कि पहले आप ऑडियंस को कोर्स बेचो, अगर कोर्स नहीं चलता तो आप गैम्बलिंग ऐप पे लगा दो। अपनी वीडियो में आपने बोला कि सरफराज चौधरी ने मुझे मारा, मुझे बुरा भला कहा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपने सॉरी बोल दी। सॉरी कह देने से इंसाफ हो जाएगा? क्या ये इंसाफ है सॉरी कह देना? आप खुद बताएं। अब आते हैं सबसे कड़वे सच पे। जैसे डकी ने अपनी वीडियो में बताया कि मुझे बिग ब्रदर ने हेल्प करी बेल आउट होने में। अगर हम थोड़ा सा नोट करें या थोड़ा सा पीछे जाएं तो डकी के पास पैसा है, डकी के पास महंगे लॉयर्स अफोर्ड करने का पैसा भी है और डकी के सर पर बड़े भाई का हाथ भी है। इसलिए आज सरफराज चौधरी जेल में है और डकी स्टूडियो में बैठ के वीडियो बना रहा है। अब ज़रा एक सेकंड के लिए आप सोचें कि डकी की जगह पे कोई आम बंदा होता
कोई आम बंदा होता या कोई आम स्टूडेंट होता, क्या उसको बैटिंग ऐप प्रमोट करने पर बड़ा भाई आके छुड़ाता? क्या NCCI डायरेक्टर जैसे ढकी की वाइफ को उन्होंने ब्लैकमेल किया कि हम तुम पे केस कर देंगे अगर तुम पैसे नहीं दोगी? क्या अगर वो गरीब बंदा उसकी वाइफ को अगर कोई ब्लैकमेल करता तो किसी डायरेक्टर को या किसी ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता? वो आम बंदा, वो स्टूडेंट आज भी जेल में सड़ रहा होता, उसके घर वालों से, उसकी बीवी से आज भी पैसे लिए जा रहे होते। ये सिस्टम बदला नहीं है, ये सिस्टम सिर्फ इसलिए हरकत में आया क्योंकि ढकी एक आम बंदा नहीं है, वो एक खास आदमी है, उसके पास मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, उसके पास सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए ये सिस्टम हरकत में आया। आप सोच रहे हैं कि जस्टिस सर्व हुआ, कौन सा जस्टिस, कैसा जस्टिस? ये जस्टिस सिर्फ अमीर के लिए है, गरीब के लिए, आम बंदे के लिए आज भी वही थाना कल्चर है, वही रिश्वत है, वही मार कुटाई है। ढकी को विक्टिम बनाना एक तमाशा है। असल में विक्टिम वो कॉमन बंदा है, वो स्टूडेंट है जो रोज इस सिस्टम में पिसता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। जब ढकी अंदर था तो तब सरफराज चौधरी NCCI के ऑफिसर हर पॉडकास्ट में जाकर इंटरव्यू दे रहे थे और बोल रहे थे कि ढकी बच्चों को बिगाड़ रहा है, ढकी ये, ढकी वो। उस टाइम सरफराज चौधरी हीरो बना हुआ था। तब हर यूट्यूबर, हर पॉडकास्टर, हर न्यूज़ एंकर ने सरफराज चौधरी को हीरो बना दिया था। अरे सर क्या कर दिया आपने तो एक्सपोज कर दिया, ढकी गलत है, ढकी ने बहुत गलत किया है, ये हो गया, वो हो गया। तब सब ने व्यूज़ छापे, लेकिन किसी ने क्रेडिबिलिटी नहीं दिखाई, किसी ने ये नहीं सोचा कि हम थोड़ी सी इंक्वायरी कर लें या थोड़ा सा पता कर लें। जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं, ये पॉडकास्टर्स हैं या ये न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, कहाँ गई आपकी क्रेडिबिलिटी, कहाँ गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब आप सरफराज चौधरी को हीरो बना रहे थे तब आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बना रहे थे कि ये टॉपिक हॉट है, चलो आज इसको पॉडकास्ट पर बुला लो, आज इसको इंटरव्यू पर बुला लो, व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। और अब अगर हम बात करें, अभी हवा बदल गई है, अभी ढकी बाहर आ गया है, तो ये पॉडकास्टर, ये यूट्यूबर्स, ये इन्फ्लुएंसर्स सब ढकी के हक में हो गए हैं कि नहीं जी नहीं, ढकी के साथ बुरा हुआ, सरफराज चौधरी ने ये गलत किया, ये हुआ, वो हुआ। बट कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये यूट्यूबर्स, ये पॉडकास्टर्स, ये न्यूज़ चैनल्स, ये किसी के सके नहीं हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए, जिसके लिए ये किसी न किसी टॉपिक पे लगे रहते हैं। पहले सरफराज चौधरी हॉट टॉपिक था, सब सरफराज चौधरी के पीछे थे, सब सरफराज चौधरी का इंटरव्यू कर रहे थे। अब ढकी बाहर आ गया तो अब ढकी हॉट टॉपिक है, सब ढकी का इंटरव्यू करेंगे। कल को रजब वापस आ जाएगा, फिर उसके बारे में ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। कंट्रोवर्सी बनाएंगे, उससे व्यूज़ आएंगे और उससे पैसा आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो मंसूर अली खान ने पूछा था सरफराज चौधरी से कि सर कंप्लेनेंट कौन है, ढकी के खिलाफ कंप्लेंट किसने करी है? तब सरफराज चौधरी ने बोला था कि इदारा खुद कंप्लेनेंट है, किसी बंदे ने कंप्लेन नहीं करी। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है, ढकी के फॉलोअर्स ने कंप्लेन करी क्यों नहीं। सबसे मेन रीज़न ये है कि आम आदमी को पता है कि उसकी कंप्लेन जो है ना वो डायरेक्ट डस्टबिन में जाएगी। अगर आपको FIR भी करवानी है ना, तो आपको कोई नाज़िम चाहिए या आपको कोई MNA या MPA चाहिए, तब आपकी थाने में कंप्लेन भी होगी। उसके बिना आपकी कंप्लेन भी कोई बंदा नहीं करेगा। इसलिए आम आदमी को पता है कि हमारी कंप्लेन डायरेक्टली डस्टबिन में जाएगी, इसलिए किसी बंदे ने कंप्लेन नहीं करी। उनको पता है कि ढकी पावरफुल है, ढकी के पास पैसा है, इसलिए किसी आम बंदे ने ढकी के खिलाफ कंप्लेन नहीं करी। ये हो नहीं सकता कि ढकी ने बैटिंग ऐप्स प्रमोट करी हो और इन ऐप्स ने लोगों को लूटा ना हो। सरफराज चौधरी की बात करें तो जब सरफराज चौधरी इंटरव्यू दे रहे थे, हर जगह पे वो बोल रहे थे जी ढक्की ने मेरी कौम के बच्चों को ख़राब कर दिया, ढक्की ने ये कर दिया, ढक्की ने वो कर दिया। बट एट द एंड देखें सरफराज चौधरी खुद क्या कर रहा है। इसमें कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन भी है, सब लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ ढकी को ही क्यों पकड़ा गया, बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी तो हैं जिन्होंने बैटिंग ऐप प्रमोट करी। और सबसे मेन क्वेश्चन जो उठाया जाता है वो PSL क्रिकेट टीम का उठाया जाता है कि उनकी जर्सीज पर ये जो ऐप्स के लोगो टैग आते हैं उनका क्या कभी किसी क्रिकेटर को अरेस्ट किया गया, या क्या कभी किसी क्रिकेटर को नोटिस किया, क्या किसी टीम के ऑनर को कभी नोटिस गया? रीज़न ये है क्योंकि वो एलीट से बिलोंग करते हैं और एलीट ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए आज तक कभी आपने देखा आपका कोई क्रिकेटर पकड़ा गया हो या आपका कोई टीम का ऑनर या जो टीम को स्पॉन्सर करते हैं उनमें से किसी बंदे को नोटिस तक नहीं जाता, पकड़ना तो दूर की बात है। अगर ढकी ने गलती करी है तो ढकी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन बड़े मगरमच्छों को भी सजा मिलनी चाहिए जो ये बैटिंग ऐप्स वगैरह प्रमोट करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए।
अगर आपने इंसाफ करना ही है तो आप कंप्लीट करें ना। जिसने ये काम किया आप उसको पकड़ो, पता चल जाएगा आपने इंसाफ किया है। जब तक इस कंट्री में डबल स्टैंडर्ड्स खत्म नहीं होंगे तब तक ये एंटी गैम्बलिंग ऑपरेशन एक ड्रामा ही रहेगा। डकी के साथ जो टॉर्चर हुआ वो गलत हुआ। डकी को मारा गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, उससे पैसे लिए गए। हमें इस टॉर्चर के बारे में, हमें इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए कि डकी के साथ गलत हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट आप देख लें कि सरफराज चौधरी और उसकी टीम पकड़ी गई और अभी उन पे केस चल रहा है। लेकिन सरफराज चौधरी ने जो किया उसको तो उसकी सज़ा मिल रही है और आगे उसको मिलेगी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डकी हीरो बन गया। डकी ने बच्चों को गैम्बलिंग पे लगाया, डकी ने गैम्बलिंग ऐप्स प्रमोट करी, डकी ने बच्चों को स्कैम कोर्स बेचने की कोशिश करी और आज वो विक्टिम कार्ड खेल के अपनी इमेज को क्लीन कर रहा है। सरफराज चौधरी ने डकी के गुनाह धोए नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बुरे और बहुत बुरे की लड़ाई है। मतलब ये कि हमें दिखाया जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास बिग ब्रदर है, तुमने कोई क्राइम किया है, तुम जेल जाओगे, बाहर आ जाओगे और हीरो बन जाओ। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास बिग ब्रदर नहीं है, तो तुम वही सरते रहोगे। इसलिए किसी को अंधाधुंध फॉलो मत करो। ये इन्फ्लुएंसर जो हैं अपने व्यूज़ और अपने डॉलर्स के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए आप अपने दिमाग से सोचो, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या किसी स्टूडियो में।